नमस्कार प्यारे साथियों। इतिहास दर्शन और लेखन हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने कंवर मोहम्मद अशरफ को पढ़ लिया था। ठीक है। आज हम एक नए इतिहासकार के साथ में शुरुआत करेंगे, दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी अर्थात डीडी कौशाम्बी की। तो आइए शुरुआत करते हैं दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी जी की। बहुत बड़ा दर्शन इनका भी नहीं है, लेकिन जो बातें बताई वो गजब की बताई और कुछ विशिष्टता इनके अंदर देखने को आपको मिलेगी। तो प्रश्न आने की संभावना यहाँ से भी प्रबल रहती है। वैसे इनकी जो पुस्तक है वहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री नाम से जो पुस्तक है वो पुस्तक इनकी बहुत बार पूछी जाती है। तो चलिए हेडिंग मैं जमाता हूँ, दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी, और हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है। अ, दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी। ठीक है। दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी 31 जुलाई 1907 को जन्म हुआ था और 29 जून 1966 को देहावसान हुआ था। ये थोड़ा सा इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बाकी जीवन परिचय में ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, फिर भी हम कुछ बातें इनके जीवन परिचय में पढ़ लेंगे ताकि एक समग्रता का भाव जो है आ जाए। ठीक है। तो सॉरी, गोवा में ये जन्मे थे। ये थोड़ा सा काम को ध्यान रख लेना है, क्या पता कई बार पूछ लिया जाता है। जन्म गोवा में। ठीक है। अब हम बात करें तो ये एक तो गणितज्ञ थे और मुद्रा शास्त्री भी थे और मानव विज्ञानी भी थे। इनको भारत में और मार्क्सवादी विचारधारा का जनक माना जाता है ना। ये बातें आपको ध्यान रखनी है और बाकी इनके जीवन परिचय में ज़्यादा कुछ बातें नहीं हैं। देखो, मार्क्सवादी विचारधारा का जनक माना जाता है, लेकिन मार्क्स के, एंगल्स के, एसपी डांगे, स्टालिन जैसे जो मार्क्सवादी विचारक थे, उनके मत से थोड़ी सी मत भिन्नता ये रखते भी थे। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इन बातों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। भारत में मार्क्सवादी विचारधारा के संस्थापक माने जाते हैं। संस्थापक कहें या मार्क्सवाद के जनक, भारत में मार्क्सवाद के जनक माने जाते हैं। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि मार्क्स, एंगल्स, स्टालिन, एसपी डांगे से मत भिन्नता रखते थे। ठीक है। सॉरी। दिलचस्प बात इनके बारे में ये भी है, इन्होंने कहा था कि भारत में मार्क्सवाद जो है उपयोगी नहीं है ना। आप भी कहेंगे सर कैसे आदमी है ये, मार्क्सवादी विचारधारा के भारत में संस्थापक माने जाते हैं और वो ये कह रहे हैं कि खुद मार्क्स के विरोधी हैं, ये भी कह रहे हैं कि मार्क्सवाद भारत में उपयोगी नहीं है ना। तो यह भारत में मार्क्सवाद उपयोगी नहीं है, भारत में मार्क्सवाद जो है उपयोगी नहीं है, यह बात ये कहते थे। ठीक है। देखो, मार्क्सवादी विचारधारा के जनक थे ये, कोई खुद से जनक नहीं बने,
इनको जनक तो हम जैसे लोगों ने बाद के जो सॉरी हम जैसे तो खैर क्या, बाद के जो विद्वान हुए हैं हमारे, उन्होंने इनकी विशेषताओं के आधार पर जैसा इन्होंने काम किया उसके बेस पे इनको जो है मार्क्सवादी इतिहास लेखन का भारत में जनक कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इन्होंने सॉरी नेहरू जी की विचारधारा का बड़ा विरोध किया था, क्योंकि इनका मानना था कि नेहरू जी भारत में और जो है पूंजीवाद लाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। नेहरू जी की नीतियों का विरोध किया। पेन थोड़ा कम चल रहा है। विरोध किया क्योंकि इनका मानना था कि इनका मानना था कि नेहरू जी भारत में पूंजीवाद लाना चाहते हैं। नेहरू जी भारत में पूंजीवाद लाना चाहते हैं। ठीक है, नेहरू जी जो है भारत में पूंजीवाद लाना चाहते हैं, यह बात इन्होंने यहाँ पे कही थी। ठीक है, तो जीवन परिचय में हमको ये सारी चीज़ें इनके बारे में ध्यान में रखनी है। और सॉरी, एक दो बात और जो मैं इनके बारे में लिखूं, तो ये मुद्रा शास्त्री थे। मुद्रा शास्त्री, मानव विज्ञानी व गणितज्ञ थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इनकी रचनाओं की बात करूं तो हम इनकी रचनाओं को यहाँ पे लिख सकते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं, है ना, इनकी प्रमुख रचना में आप एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री जरूर ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट वही है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक नंबर पे एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, है ना। और एक है मिथ एंड रियलिटी। ठीक है, मिथ एंड रियलिटी, ये भी इनकी पुस्तक का नाम है जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इन्होंने कल्चर एंड सिविलाइजेशन नाम से एक और पुस्तक लिखी थी। कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट इंडिया हिस्टोरिकल आउटलाइन नाम से एक और रचना इन्होंने की थी। ठीक है, वो भी आप, वैसे तो इनकी कई सारी रचनाएं हैं लेकिन ये प्रमुख रचनाएं ये हैं। ठीक है, इनकी जो अन्य रचनाएं हैं उनको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जो है नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स में, ताकि अपने नोट्स में एक समग्रता का भाव जो है आ जाए। ठीक है, तो ये इनके परिचय में इतना सब कुछ कर लीजिए। और अब मैं इनके इतिहास दर्शन की जो है चर्चा मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ताकि जो है जो हमारा मेन उद्देश्य है इतिहास दर्शन और लेखन पढ़ने का वो हमारा पूरा हो। ठीक है, तो आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, कल्चर एंड सिविलाइजेशन वाली आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं तीसरे नंबर पे, है ना, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन
एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल आउटलाइन, हिस्टोरिकल आउटलाइन, ठीक है। तो एक ये रचना को भी थोड़ा सा देख लेना। बाकी इनकी और कोई रचना, और भी जो रचनाएं होंगी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब इनके दर्शन की बात करते हैं। आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूं और इनके दर्शन की बात हम करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। ये लीजिए, मिटा दिया है। और अब हेडिंग डालते हैं, डी डी कौशाम्बी के इतिहास दर्शन की विशेषताएं, ठीक है। कौशाम्बी के इतिहास दर्शन की विशेषताएं। तो इसमें देखो हम क्या क्या विशेषताएं इनकी रखेंगे। तो एक तो इन्होंने सबसे बड़ी विशेषता जो इनकी ये है कि जो भारत में जो परंपरागत इतिहास लेखन चल रहा था उसका इन्होंने खंडन किया। और जो जिस प्रकार से इतिहास का जो विभाजन भारत में किया गया था, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, उसका इन्होंने जो है खंडन किया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कालक्रम के आधार पर इतिहास का जो विभाजन किया उसको इन्होंने खारिज किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहली विशेषता के रूप में लिख सकता हूँ, जैसे पहली विशेषता कि कालक्रम के आधार पर, कालक्रम के आधार पर इतिहास विभाजन को त्यागना या खारिज करना, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि कालक्रम के आधार पर इतिहास विभाजन को त्यागा था किसने? डीडी कौशाम्बी साहब ने। ये प्रश्न सीधा बनता है, ध्यान रखना यहाँ से, है ना, इंपॉर्टेंट विशेषता है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि जैसे ये बताना चाहूँगा, बता तो मैंने अभी दिया ही है कि इन्होंने जो है जो कालक्रम के आधार पे भारत का जो परंपरागत विभाजन पद्धति थी उसको इन्होंने खारिज किया। और इन्होंने कहा कि आप इतिहास को जो है प्राचीन, मध्य, आधुनिक में नहीं बांट सकते। फिर इन्होंने भारतीय इतिहास को जो है उसके सामाजिक और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण पर 6 भागों में बांटा था। तो उसकी मैं चर्चा यहाँ पे करूँगा, ठीक है। 6 भागों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले इन्होंने जो है नगरीय काल बताया, जो सिंधु घाटी सभ्यता को जो है इन्होंने पहला काल माना और स्वतंत्र काल माना। दूसरा जो भाग इन्होंने किया वो आर्यकरण वाला किया, है ना, वैदिक सभ्यता वाला। और इन्होंने कहा था कि आर्य जो थे वो विदेशों से आए थे, उन्होंने आके सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट किया। और ये सभ्यता इतनी नष्ट हुई कि ये अपने स्वरूप को ही भूल गई, इसलिए वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, है ना, वरना नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता नहीं बनती। फिर तीसरा जो इन्होंने बिंदु दिया वो विभाजन जो किया मगध का उत्कर्ष वाला किया। चौथा पूर्व सामंतवाद के रूप में किया। और पांचवा विशुद्ध सामंतवाद। और छठा जो है पूर्व पूंजीवाद, पूर्व पूंजीपति युग के रूप में इन्होंने किया था। तो इस प्रकार से 6 भाग भारतीय इतिहास के इन्होंने बांटे थे। तो इनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखना चाहूँगा। तो हम लिखेंगे कि अ, परंपरागत परंपरागत इतिहास विभाजन पद्धति को खारिज करते हुए बताया कि इतिहास का
प्राचीन, मध्य व आधुनिक काल में विभाजन करना भ्रामक है। विभाजन करना भ्रामक है। ठीक है, इसको भ्रामक बताया था। और सॉरी, फिर कैसे विभाजन किस आधार पर किया जाना चाहिए, तो फिर इन्होंने कहा था कि इतिहास का विभाजन सामाजिक व आर्थिक विकास, है ना, सामाजिक व आर्थिक विकास के आधार पर किया। सामाजिक व आर्थिक विकास के आधार पर किया वे भारत के इतिहास को 6 भागों में बांटा। भारत के इतिहास को 6 भागों में बांटा, है ना। तो 6 भाग कौन कौन से थे, उन 6 भागों की मैं चर्चा करूं यहाँ पे, तो जैसे सॉरी, पहला जो विभाजन उन्होंने किया वो कहा था कि नगरीय युग ना, या नगरीय काल। नगरीय काल में क्या रखा, सिंधु घाटी सभ्यता को रखा, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। इसका जो काल माना इन्होंने 3000 से और जो है 1500 BC माना। ठीक है, 3000 से 1500 BC माना। इसके अलावा मैं और बात करूं दूसरे काल की, तो दूसरे काल में हम यहाँ पे रखेंगे नगरीय क्रांति के बाद में आर्यीकरण। ठीक है, आर्यीकरण का काल। तो ये जो काल था वो वैदिक काल की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे बताया था साथियों कि जो आर्य थे वो भारत में विदेशों से आए थे। ठीक है, आर्य कहाँ से आए थे, आर्य जो है विदेशों से आए थे। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि इन्होंने क्या माना कि आर्यों को विदेशों से आना बताया। मतलब आर्य विदेशों से आए और आर्यों ने सिंधु सभ्यता को नष्ट किया। ठीक है, आर्यों ने सिंधु सभ्यता को नष्ट किया। इसके अलावा इन्होंने बताया था कि आर्यों में जो है इन्होंने वर्ण जो चारों वर्ण थे उसमें ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताया, है ना। चारों वर्णों में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताया। ठीक है, ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताया। साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि जो ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने शूद्रों को और जो है अपना सेवक बनाया था, है ना। ब्राह्मणों ने शूद्रों को अपना सेवक बनाया। ठीक है, इसके अलावा इसमें 1-2 बातें और मैं लिख सकता हूँ, जैसे सॉरी, जो शूद्र है वो कृषि करेगा, और जो दास है, दास व्यवस्था की भी इन्होंने बात की थी कि भारत में दास प्रथा है लेकिन यूरोपीय दास प्रथा से भिन्न है, क्योंकि यूरोप में दासों का जो है
क्रय विक्रय किया जाता था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भारत में दास प्रथा का उल्लेख किया, भारत में दास प्रथा का उल्लेख किया तथा उसे यूरोप की दास प्रथा से भिन्न बताया। यूरोप की दास प्रथा से भिन्न बताया क्योंकि यूरोप में दासों का क्रय विक्रय किया जाता था। क्योंकि यूरोप में दासों का क्रय विक्रय किया जाता था, इसलिए दास प्रथा को सॉरी यूरोप की दास प्रथा से भिन्न बताया था भारत की दास प्रथा को। एक चीज और, दास गृह सेवा के लिए रखे जाते थे, जबकि शूद्र जो थे वो कृषि करते थे। यह बात भी यहाँ पे इन्होंने बताई थी, तो वो बात भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि दासों को गृह सेवा पर रखा जाता था वहीं शूद्रों से कृषि करवाई जाती थी। कृषि करवाई जाती थी। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि वैदिक काल या आर्यीकरण वाली जो स्टेज है, दूसरी स्टेज, वो कौशाम्बी साहब ने इस प्रकार की बताई थी। ठीक है, और आर्यों को जो है इन्होंने विदेशी माना और यह बताया कि आर्य विदेशों से भारत में आए थे और इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट किया। और उन्होंने ये भी कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का अचानक नाश हुआ था, इस कारण से पूरी सभ्यता तहस नहस हो गई और फिर से जो नई सभ्यता पनपी वो ग्रामीण सभ्यता पनपी, क्योंकि जो नगरीय सभ्यता थी वो पूरी नष्ट हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रश्न आता है ना कि भाई नगर के बाद ग्रामीण क्यों, तो कौशाम्बी साहब का मानना क्या है कि आर्यों ने अचानक से इनको नष्ट किया था, इसलिए इनकी जो पूरी की पूरी सभ्यता थी वो नष्ट हो गई, इसलिए ये अपने ज्ञान को पूरा भूल गए। और नई सभ्यता जब विकसित हुई तो नई सभ्यता नए पैमाने पे एक ग्रामीण स्तर से ही शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये बात आपको दूसरे चरण के रूप में ध्यान रखनी है। सॉरी, तीसरा जो चरण आता है हमारा वो आता है मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष। चौथे नंबर पे आता है पूर्व सामंतवादी काल, है ना। पांचवें नंबर पे आता है विशुद्ध सामंतवाद। विशुद्ध सामंतवाद का युग। और छठे नंबर पे आता है पूर्व पूंजी ओहो पूर्व पूंजीवादी युग। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 6 चरणों में इन्होंने बांटा था। और स्टेजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री नामक एक पेपर इन्होंने पब्लिश किया था, उस पेपर में इन्होंने इस प्रकार का विभाजन किया था भारत का। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आगे की। इसमें मैं ये बात लिख देता हूँ कि इन्होंने जो पेपर लिखा था, यह जो विभाजन है ये स्टेजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री नामक पेपर में इन्होंने किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उक्त विभाजन इन्होंने अपने एक पेपर स्टेजेस
ऑफ इंडियन हिस्ट्री, है ना, इंडियन हिस्ट्री में बताया। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इन्होंने अपने एक पेपर स्टेजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री में यह विभाजन बताया था। ठीक है, तो एक विशेषता हमारी ये पूरी हुई कि कालक्रम के आधार पर इतिहास विभाजन को त्यागने वाली बात। ठीक है, आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें और मैं अब जो है अगली स्लाइड पे चलता हूं और वहां पे हम इसकी दूसरी विशेषता लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए उतारिए आप इसको और मैं दूसरी विशेषता की बात यहाँ पे कर लेता हूँ। सॉरी, कौशाम्बी के इतिहास दर्शन की विशेषताएं तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो उसको हम नहीं मिटाएंगे, इसको मिटाते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। कुछ लोगों का कमेंट आता है, संबल देता है और ऐसा लगता है कि चलो कुछ लोगों को तो फ़ायदा हो ही रहा है। ठीक है, अपने साथियों के साथ शेयर करते रहना ताकि मेरा भी जो है विश्वास नहीं डगमगाए और मुझे भी ये लगे कि वास्तव में आप सभी लोग बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं और इस कंटेंट का जो है मज़ा आप ले रहे हैं। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप जो मेरे को रोज़ 1 घंटा दे रहे हो ना, आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा बिल्कुल भी। आपको मज़ा आएगा, यहाँ से प्रश्न मिलेगा देखने को, ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आगे। जो दूसरी जो इनकी विशेषता है इतिहास लेखन की, वो है कि इन्होंने जो है जनता केंद्रित इतिहास इन्होंने लिखा था, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दूसरी विशेषता के रूप में, हाँ, जनता केंद्रित दृष्टिकोण मैं कह सकता हूँ, जनता केंद्रित दृष्टिकोण। इन्होंने कहा था कि इतिहास में हम राजाओं का और केवल उनके युद्धों की कहानियों को ही हम नहीं लिखेंगे, हमको जनता केंद्रित इतिहास लिखना चाहिए कि आम जनता के जो है जीवन जीने के साधन क्या हैं, है ना, वो कैसे श्रम करते हैं, कितना उत्पादन करते हैं, ये सारी बातें हमको जो है उसमें लिखनी चाहिए इतिहास में। तो ये बात इन्होंने कही थी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन्होंने इन्होंने राजा व उनके युद्ध अभियानों या मैं कहूँ उपलब्धियों के इतिहास में उल्लेख को खारिज किया, के इतिहास में उल्लेख किए जाने को उल्लेख किए जाने को खारिज किया। ठीक है, और बताया कि इतिहास में साधारण जनता के जीवन श्रम व आय के साधनों का उल्लेख किया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए शब्द बदल सकते हैं, वहाँ पे भाव यही रहेंगे बस, है ना। साधारण जनता के मतलब साधारण जनता का आर्थिक जीवन कैसा था, उनके आय के स्रोत क्या थे, वो कैसे अपना जीवन गुजारा करते थे, इन पर केंद्रित अपने दृष्टिकोण को रखते हुए इतिहास लिखा जाना चाहिए, न कि राजाओं पे अपनी दृष्टि को केंद्रित करके इतिहास लिखा जाना चाहिए। ठीक है, ये बात इन्होंने कही थी।
दूसरा ये कहा कि सॉरी, अगली विशेषता के रूप में मैं कहूँ तो इन्होंने कहा था कि उत्पादन के जो साधन हैं उनका अध्ययन हमें करना चाहिए। ठीक है, उत्पादन के साधनों का अध्ययन। तो 3 नंबर पे मैं लिख सकता हूँ उत्पादन के साधनों का अध्ययन। ठीक है, इन्होंने कहा कि उत्पादन के जो साधन हैं उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। हमें केवल राजाओं या धर्मों का उल्लेख करके और इतिहास नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहते हैं इतिहास में उत्पादन के साधनों का अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा कि उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण था, उनमें परिवर्तन कैसे हुआ उत्पादन के साधन क्या थे, उत्पादन के साधन क्या थे, आदि का अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, आदि का अध्ययन किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा था कि इतिहास को समझना है तो हमें यह समझना होगा कि समाज ने किन भौतिक संसाधनों के माध्यम से अपने को और संगठित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौशाम्बी जी कहते हैं, मैं एक बात लिखूंगा, कौशाम्बी क्या कहते हैं कि इतिहास को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि समाज ने किन भौतिक साधनों या उत्पादन के साधन की बात कर सकता हूं मैं यहाँ पे, उत्पादन के साधनों से स्वयं को संगठित किया है। यानी कि कौशाम्बी साहब यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि यदि आप इतिहास को समझना चाहते हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि समाज ने किन किन उत्पादन के साधनों का उपयोग करते हुए अपने आप को संगठित किया है। ठीक है, तो ही आप इतिहास को समझ सकते हैं, ये कौशाम्बी साहब यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उत्पादन के साधनों का ही अध्ययन इंसान को करना चाहिए, तभी वो इतिहास को समझ सकता है, तभी वो समाज को समझ सकता है, तभी वो इतिहास की जो विकास की प्रक्रिया है उसको समझ सकता है। ठीक है, तो 3 विशेषता हो गई। अगली विशेषता को मैं बात करता हूँ अगली स्लाइड पे। आप जो है इसको उतारें। ठीक है, मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ, फिर हम अगली स्लाइड पे चर्चा करेंगे चौथी विशेषता की। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, उतार लिया होगा आपने, चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी।
और बहुत ज़्यादा विशेषताएं नहीं है, एक दो विशेषताएं और हैं, फिर ये हमारे कौशाम्बी साहब पूरे हो जाएंगे और फिर हम जो है किसी अगले दार्शनिक को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगली विशेषता के रूप में मैं कहूँ तो मार्क्सवादी भौतिकवाद की ओर इनका ध्यान था। ठीक है, मार्क्सवादी भौतिकवादी दृष्टिकोण। तो यहाँ पे 4 नंबर पे मैं लिख सकता हूँ मार्क्सवादी भौतिकवादी दृष्टिकोण। ठीक है, मार्क्सवादी भौतिकवादी दृष्टिकोण। इन्होंने कहा था कि यदि हम इतिहास को राजाओं की और धर्मों की कहानियों के रूप में लिखेंगे तो हम जो है समाज के विकास की प्रक्रिया को समझ ही नहीं सकते। यदि हमें समाज के विकास की प्रक्रिया को समझना है तो हमें समाज के अंदर जो वर्ग संघर्ष है और जो उत्पादन के साधन हैं उनका अध्ययन करना होगा, न कि राजाओं और धर्मों का। ठीक है, ये दृष्टिकोण इनको मार्क्सवादी भौतिकवादी दृष्टिकोण की तरफ ले जाता है। तो यह बात मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कौशाम्बी के अनुसार यदि हमें समाज के विकास की प्रक्रिया को समझना है तो हमें समाज के उत्पादन के साधनों व वर्ग संघर्ष का अध्ययन करना पड़ेगा। वर्ग संघर्ष का अध्ययन करना पड़ेगा, न कि राजाओं व धर्मों का, न कि राजाओं व धर्मों का। मतलब ये कह रहे हैं कि राजाओं व धर्मों के अध्ययन करने से आप समाज के विकास की प्रक्रिया को नहीं समझ सकते। ठीक है, समाज के विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है ये करना पड़ेगा कि उत्पादन के साधन और वर्ग संघर्ष की जो प्रक्रिया है वो आपको जो है जाननी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी के दर्शन की विशेषताएं। एक विशेषता और है इनकी, विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन को इन्होंने जो है काफ़ी सपोर्ट किया था, समर्थन किया था। तो 5वें नंबर पे मैं यहाँ पे लिखूंगा कि विश्लेषणात्मक दर्शन के समर्थक। ठीक है, विश्लेषणात्मक दर्शन के समर्थक। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि कार्ल मार्क्स, ये जो कौशाम्बी साहब थे, ये रोमांटिक इतिहास लेखन के विरोधी थे। यानी कि रोमांटिक क्या होता है, जो भाव प्रधान इतिहास लेखन होता है, जिसमें आपने पढ़ा है हर्डर हीगेल जैसे लोगों को, जो कि स्वच्छंदतावादी थे। रूसो भी आता है उसमें। तो स्वच्छंदतावाद को हम जो है रोमांटिसिज्म बोलते हैं, है ना, कि एक ऐसी विचारधारा जो तर्क के बजाय भावनाओं को ज़्यादा बल देती हो, उसको रोमांटिसिज्म बोलते हैं। तो ऐसी विचारधारा को इन्होंने खारिज किया था। ठीक है, तो ये बात मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाव प्रधान या रोमांटिक इतिहास लेखन को खारिज करते हुए तथ्यों के विश्लेषण पर आधारित
इतिहास दृष्टिकोण को स्वीकार किया, इतिहास दृष्टिकोण को स्वीकार किया। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों इनका दृष्टिकोण। और एक और मैं कहूँ तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण इन्होंने जो है रखा था, ये भी आप दे सकते हैं कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, है ना, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण इन्होंने रखा। और इन्होंने कहा कि इतिहास का मतलब वास्तव में तो उससे है, जनता के इतिहास से है, जिसमें हम जो है मजदूरों का, श्रमिकों का, कारीगरों का और जो है इनका ही इतिहास लिखें। वो इतिहास जो है वो मतलब इस प्रकार से इन्होंने समाज के हर वर्ग को अपने इतिहास में शामिल किया, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका जो दृष्टिकोण था वो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण था। और यही कारण था कि इन्होंने गुप्त काल को स्वर्ण युग भी नहीं कहा, क्योंकि गुप्त काल में और कृषकों का जो काल, कृषकों की दृष्टि से देखें तो वो संकट का काल था, क्योंकि इसमें सामंतवाद बढ़ा था। और जब सामंतवाद बढ़ता है ना तो कृषकों के लिए वो कठिन काल होता है, क्योंकि सामंत कृषकों के ऊपर जो है बड़ा ही अत्याचार करते थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि समाज के प्रत्येक वर्ग को शामिल करने वाली विचारधारा का समर्थन किया और तथा बताया कि वास्तविक इतिहास वह है, बताया कि वास्तविक इतिहास वह है जिसमें कृषक, श्रमिक, कारीगर व मजदूर शामिल हों। ठीक है, इस प्रकार की बात बताई थी। एक बात और लिख देता हूँ, गुप्त काल को स्वर्ण युग नहीं माना क्योंकि इसमें सामंतवाद बढ़ा था। ठीक है, सामंतवाद बढ़ा था। तो ये था प्यारे साथियों दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी अर्थात डी कौशाम्बी के दर्शन की प्रमुख विशेषताएं, जिनको मैंने जो है 6 बिंदुओं में समेटने का प्रयास किया है। और ये आशा करता हूँ कि आपको बढ़िया तरीके से आसान भाषा में और डी कौशाम्बी पूरे समझ में आए होंगे। अगली क्लास में हम अगले किसी दार्शनिक को पढ़ेंगे, और मजूमदार बचे हैं और जदुनाथ सरकार बचे हैं, और कोई होगा तो उनको देखेंगे। और फिर हम विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम इतिहास के कारण क्या हैं, इतिहास की वस्तुनिष्ठता क्या है, ऐतिहासिक व्याख्या क्या है ना, इतिहास में क्रमबद्धता क्या होती है, उन सब की बात करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।